जय हो पाणिनि बाबा। इस बार गणतंत्र दिवस पे 2023 में हमारे एक गुरुजन गुरुवर प्रोफेसर कपिल कपूर जी को पद्म भूषण उपाधि प्राप्त हुई है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कपिल कपूर जी कई सालों से जेएनयू में संस्कृत की शिक्षा शुरू करवाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ ली। सन 2000 में उन्होंने संस्कृत सेंटर की स्थापना की। सन 2002 से पहला बैच पीएचडी का प्रारंभ हुआ। 2003 में एमए शुरू हुआ। 2004 में एमफिल शुरू हुआ। हमने 2004 में एमए में एडमिशन लिया था वहाँ पे। और वहाँ पे हमने पढ़ाई के तरीके का एकदम नया रूप देखा। तो चलिए उनकी खास कुछ शिक्षाएं शेयर करते हैं। एक, पहली शिक्षा, परंपरा और ट्रेडिशन समानार्थी नहीं है। ट्रेडिशन क्या है कि जो धारणा विश्वास है अतीत से अभी तक चली आ रही है उसी रूप में, तो ट्रेडिशन कहा जाएगा। अगर वो बदल गई तो ट्रेडिशन टूट गई। तो परिवर्तित होने पर ट्रेडिशन टूट जाती है। तो परंपरा का मुख्य तत्व निरंतरता है। एक ही जैसे बने रहना वो उसका मुख्य तत्व नहीं है। पहले जो थी उसके बाद में फिर ऐसी हुई, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये निरंतरता बनी रहे तो उसे परंपरा कहा जाएगा। तो परंपरा के शब्द के में ही निर्भर है कि बना हुआ है, पर और पर से मिल करके बना है। पर की व्यवस्था, ये बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसा। तो इसका रूपक एक नदी जैसा है कि जो उसमें बहुत सारा पानी आता है, बहुत सारा पानी उसमें निकल जाता है, नया पानी उसमें जुड़ता है, फिर भी उस नदी का समुद्र में मिलने तक एक ही नाम रहता है। और उसका जैसे रूपक कुछ शिला नहीं है जो हजारों साल पहले वहीं की थी, अब भी उसी तरह की है। व्याकरण ग्रामर नहीं है। व्याकरण का अर्थ होता है व्याकृंते शब्दा अनिनिति व्याकरण, अर्थात शब्दों का व्याख्यान करे, उनको शब्दों का व्याख्यान करना व्याकरण होता है। तो व्याख्या करना व्याकरण का उद्देश्य होता है। और ग्रामर का उद्देश्य होता है कि अच्छी भाषा कैसे लिखी जाए यह सिखाना। तो इसीलिए जब वेस्ट ने भारतीय के व्याकरण का, खासकर संस्कृत व्याकरण अध्ययन किया तो उन्हें एक नई दृष्टि मिली। तो इस तरह से जो नई विद्या विकसित हुई उसे ग्रामर नहीं लिंग्विस्टिक्स नाम दिया गया, क्योंकि वो ग्रामर से बिल्कुल ही अलग चीज थी। और जैसे व्याकरण का स्वभाव व्याख्यात्मक होता है और ग्रामर का स्वभाव निर्देशात्मक होता है। तीसरी चीज, धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है। भारतीय परंपरा में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्यवस्था में धर्म के 32 अर्थ मिलते हैं। 32 अर्थ कौन कौन है सारे नहीं याद है। जैसे कुछ जो याद है, जैसे कर्तव्य धर्म है, किसी चीज का कुछ आश्रित है धर्म है। नवीन न्याय में किसी पर कुछ होता हो कि किसी में कुछ स्थित होता है वो उसका धर्म होता है। ऐसे अनेक अर्थ हैं, परंतु उनमें से कोई भी अर्थ ऐसा नहीं है जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट के समानार्थी हो। कुछ फर्क देखते हैं कि जैसे कि धर्म व्यक्तिगत है। मेरा धर्म कहता है ये करना, मेरा धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता है। तो मेरा धर्म कैसे हो सकता है? मेरा तुम्हारा धर्म अलग अलग है तभी हो सकता है। और रिलीजन एक समूह का होता है। उस समूह के जितने भी सदस्य थे सबके लिए एक रिलीजन है, एक समान है। और रिलीजन की एक व्यवस्था होती है कि उसमें 3 तत्व आवश्यक हैं। एक गॉड होना चाहिए, एक हॉली बुक होनी चाहिए, और हॉली बुक को लाने वाला एक मैसेंजर होना चाहिए। ये 3 जब हैं, इन 3 की व्यवस्था को एक रिलीजन है और उसके सदस्य उसको मानते हैं। परंतु धर्म में इन तीनों में से किसी को भी माने बिना व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, और अनेक को मान के भी धार्मिक हो सकता है, अनेक का पालन करके भी धार्मिक हो सकता है। अब भारतीय परंपरा का रूपक वट वृक्ष है। एक चौथी शिक्षा है, भारतीय परंपरा के रूपक वट वृक्ष है। भारतीय परंपरा वट वृक्ष की समान है। जैसे वट वृक्ष जब सालों पुराना, सदियों पुराना हो जाता है तो उसमें अनेक जटाएं निकल आती हैं, और सारी जटाएं जब जमीन को छू लेती हैं तो ये जड़ की तरह कार्य करती हैं।
अब वे जड़ें उसी तरह से पोषण कर देती हैं वृक्ष को, वट वृक्ष को, कि जैसे उसकी मुख्य जड़। और समय बीतने के साथ में पता करना मुश्किल हो जाता है, हजारों साल हो जाते पता करना मुश्किल हो जाता है कि इसकी मुख्य जड़ कौन सी है। और जब अनेक जड़ें हो जाती हैं तो फिर निर्भर नहीं करता कि मुख्य जड़ हो या नहीं हो, या इसके बहुत सारी जड़ काट दी, या मुख्य जड़ को भी काट दिया जाए तो उससे पेड़ नहीं मरता, पेड़ जीवित रहता है। तो बहुत सारी जड़ें भी काट दी जाए फिर भी पेड़ जीवित रहता है और उसकी नई जटाएं निकलती रहती, नई जड़ें बनती रहती हैं। और ऐसे ही भारतीय परंपरा में भी अनेक जड़ें जो परंपरा को पोषित करती थीं, उसके अभिन्न अंग थीं, लुप्त हुई हैं, लेकिन फिर भी निरंतरता बनी हुई है। अब भी अनेक जड़ें हैं और वे परंपरा को पोषित कर रही हैं और नई जड़ें भी बनती जा रही हैं। तो और ये एक कारण रहा है कि एक जड़ नहीं होने की वजह से ही तक कई आक्रमण हुए, कई लोगों ने इसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, पर कोई उखाड़ नहीं सकता। जड़ें काट सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता, और सारी जड़ें इतनी सारी हैं कि सबको एक साथ काटना संभव नहीं है। और पांचवी शिक्षा जो हमें उनसे प्राप्त हुई वह है ज्ञान अखंड है। मूलतः ज्ञान एक ही है और अखंड है, जैसे समुद्र में कोई बंटवारा नहीं है, परंतु जब उसको जानने के लिए व्यवस्था होती है कि जो उसको एक क्रम से ही पढ़ना होगा, पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये सीखेंगे ये सीखेंगे, उसके बाद अगली चीज सीख सकते हैं, यहाँ पे क्रम होता है। परंतु ज्ञान अखंड होता है, सारा ज्ञान फिर आके मिल जाता है। ज्ञान सारा पहले भी एक होता है, सीखने के बाद में भी सारा एक में मिल जाते हैं, एक बुद्धि, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक विवेक बनता है। और यह कि व्यवहार में जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं ये भी पूर्णतः स्वतंत्र कोई नहीं, कि जैसे कि केमिस्ट्री के बिना सिर्फ बायोलॉजी में ये नहीं समझा सकते कि खाना हजम कैसे होता है। ऐसे और इससे एक ये लाभ है, इस पे विश्वास करने का मुझे बहुत लाभ हुआ कि इस तथ्य को जानने से ये विश्वास होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई कुछ भी सीख सकता है। तो ये रही उनकी 5 शिक्षाएं। और चलते चलते पुनः प्रोफेसर कपिल कपूर जी को पद्म भूषण उपाधि प्राप्त होने की बधाई देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।